नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीतिक के विचारक जिनमें कौटिल्य और शुक्र, इन दोनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना और साथ ही इसके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न दोस्तों यह है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का मैकियावेली जो है वो कौटिल्य को कहा जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त शर्मा और इसी को हम चाणक्य भी कहते हैं। तो ये था जिसको हम भारत का मैकियावेली कहा करते हैं। अब ये क्यों कहा करते हैं, क्योंकि कौटिल्य की जो तुलना है वो पाश्चात्य विचारक मैकियावेली से की गई है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है। दोस्तों राज्य का उद्देश्य है जनता की सुरक्षा करना और उनका कल्याण करना है। ये था कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं और उनके नाम बताइए। दोस्तों कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, जिसको सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अर्थात उसकी 7 प्रकृतियाँ हैं। इसमें पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पाँचवा है कोष, छठवा है धन और सातवां है मित्र। तो ये 7 प्रकृतियाँ हैं कौटिल्य के अनुसार राज्य के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौटिल्य के अनुसार न्यायालय के प्रकार बताइए। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालय बताए, एक तो है धर्मस्थ न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौटिल्य द्वारा अमात्यों के लिए निर्धारित परीक्षाएँ कौन कौन सी हैं, अर्थात जो अमात्य हैं उनके लिए कौन कौन सी परीक्षाएँ निर्धारित होती है और उसी के बाद में उसको मतलब अमात्य का पद दिया जाता है। अमात्यों के लिए निर्धारित परीक्षाएँ जिसमें धर्मोपदा, धर्मनिष्ठा की परीक्षा होती है, अर्थोपदा, अर्थ की परीक्षा होती है, कामोपदा, काम या संयम की परीक्षा होती है, भयोपदा, उनकी भय या साहस की परीक्षा होती है। ये 4 हैं, धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा। तो ये उपदा है और ये चारों उपदाओं में सफल होने वाले व्यक्ति को ही अमात्य पद पर नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी से रिलेटेड है कि कौटिल्य के अनुसार सर्वोपदा शुद्धि का क्या अर्थ होता है। तो कौटिल्य ने सर्वोपदा शुद्धि का अर्थ बताया कि चारों उपदाओं में सफल पुरुष, ऐसा पुरुष मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु योग्य माना जाता है, अर्थात जो चारों उपदाएँ हैं उसमें सफल व्यक्ति होता है उसी को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। तो यह सर्वोपदा शुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के 2 कार्य बताइए। तो कौटिल्य के द्वारा जो राज्य के कार्य बताए गए वो हैं कि प्रजा पालन और प्रजा की रक्षा करना, शांति व्यवस्था कायम करना, राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना और समाज व्यवस्था की रक्षा करना। तो ये थे राज्य के कार्य। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार दंड के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। कौटिल्य के अनुसार दंड के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दंड के 3 प्रकार हैं, शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारावास दंड। ये दंड के 3 प्रकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपदा का क्या अर्थ है। उपदा का क्या अर्थ है। गुप्त रूप से किसी व्यक्ति के आचरण की परीक्षा करना उपदा कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौटिल्य के अनुसार उपदा का मतलब क्या होता है कि गुप्त रूप से किसी व्यक्ति के आचरण की परीक्षा करना उपदा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री एवं अमात्य में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री एवं अमात्य में क्या अंतर है।
दोस्तों पहला अंतर है कि मंत्री सर्वपदा शुद्ध होता है, अर्थात चारों उपदाएँ जो हैं उन उपदाओं से पास करने वाले व्यक्ति को ही मंत्री पद दिया जाता है, जबकि अमात्य नहीं होता है। दूसरा अंतर है मंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, जबकि अमात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यह है अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री एवं अमात्य में अंतर। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अन्य दो प्रसिद्ध नाम कौन कौन से हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि कौटिल्य के दो अन्य नाम हैं, एक है चाणक्य और विष्णुगुप्त शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार अर्थ से क्या तात्पर्य है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ के दो अर्थ बताए हैं, पहला है मनुष्य की जीविका, दूसरा है मनुष्य से युक्त भूमि। तो ये दो अर्थ बताए हैं। अगला है कौटिल्य की तुलना किस पाश्चात्य विचारक से की जाती है। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की सांगुण्य नीति के 6 तत्वों के नाम बताइए। तो 6 तत्व हैं जो मैंने पहले वाली वीडियो में मनु के भी 6 गुण वाली जो नीति थी उसके नाम बताए थे, वो ही इसके हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वेधिका, ये 6 लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार दूतों यानी कि राजनयिकों की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो 3 हैं, निःश्रेष्ठार्थ, परिमितार्थ और शासनार्थ। ये 3 दूतों की श्रेणियाँ बताई हैं कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों के कौन से 2 वर्ग हैं। तो गुप्तचरों के 2 वर्ग बताए गए, एक तो संस्था और एक संचार। तो ये गुप्तचरों के 2 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार युद्ध के प्रकार बताइए। तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध बताए, एक तो प्रकाश युद्ध, दूसरा है कूट युद्ध और तीसरा है दूसरे युद्ध। तो ये युद्ध के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्र द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। दोस्तों जो शुक्राचार्य हैं उसके जो ग्रंथ है उसका नाम है शुक्र नीति सार, जिसे शुक्र नीति भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि मनु का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है मनुस्मृति, कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र और शुक्र का ग्रंथ है शुक्र नीति सार। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र के अनुसार सचिव के कार्य बताइए। दोस्तों शुक्र के अनुसार मंत्रिपरिषद का चौथा जो सदस्य होता है उसे सचिव कहा जाता है, जो अपने कार्यों की दृष्टि से युद्ध मंत्री होता है, जो सेना एवं उसके कार्यों के बारे में समस्त ज्ञान रखता है। तो जो मंत्रिपरिषद का चौथा सदस्य होता है उसे सचिव कहा जाता है, जो एक प्रकार से युद्ध मंत्री होता है और वो है सेना और इससे संबंधित कार्यों के बारे में समस्त जानकारियाँ रखता है। यह है सचिव के कार्य। अगला है शुक्र नीति में वेतन निर्धारण के 3 आधार कौन कौन से हैं। शुक्र नीति में वेतन निर्धारण की यानी कि जो भृति है, भृति का जो निर्धारण है, वेतन को शुक्र नीति में भृति कहा गया है। तो उस वेतन या भृति के निर्धारण के 3 आधार हैं। पहला है कार्य यानी कि काम, दूसरा है काल यानी कि समय और तीसरा है मात्रा अर्थात अधिकतम और न्यूनतम। तो ये 3 आधार बताए गए वेतन निर्धारण के। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र द्वारा बताए गए अपराधों के प्रकार बताइए। शुक्र के द्वारा 4 प्रकार के अपराध बताए गए हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसारिक। ये 4 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र के अनुसार भृति यानी कि वेतन की कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो शुक्र के अनुसार वेतन भृति की 4 श्रेणियाँ बताई हैं, श्रेष्ठ भृति, मध्य भृति, समाभृति और हीना भृति। लेकिन दोस्तों इसमें जो चौथा है हीना भृति उसको अस्वीकारनीय बताया है। शुक्र ने हीना भृति को अस्वीकारनीय बताया है और सबसे श्रेष्ठ इसमें श्रेष्ठ भृति को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र के अनुसार राज्य के 2 कार्य बताइए। शुक्र के अनुसार राज्य के 2 कार्य हैं, इसमें प्रजा अथवा राजनीतिक समाज की रक्षा करना, प्रशासनिक व्यवस्था का कुशल संचालन करना, लोक हित संबंधी कार्य करना, अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य करना। यह है शुक्र के अनुसार राज्य के कार्य। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र के अनुसार व्यवहार का क्या अर्थ है। व्यवहार का सामान्य अर्थ है न्यायालय में चलने वाले मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया व्यवहार कहलाती है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो न्यायालय में चलने वाली जो मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया होती है उसे व्यवहार कहा गया है शुक्र नीति में। अगला क्वेश्चन है न्याय पर शुक्र का क्या विचार है वो बताइए। तो शुक्र के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया व्यवहार ऐसा साधन है इसकी मदद से सत्य असत्य की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया प्रजा को धर्म पालन में मदद देती है और प्रजा के हितों में भी सिद्धि कराती है। तो यह है न्याय पर शुक्र के विचार।
अगला क्वेश्चन है, शुक्र के अनुसार दम का क्या अर्थ होता है? शुक्र के अनुसार दम का अर्थ होता है दंड। राजा के द्वारा दंड धारण करने के कारण उसे दंडधर कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दंडधर किसे कहा गया है? दंडधर कहा गया है राजा को कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि राजा के द्वारा दंड धारण करने के कारण उसे दंडधर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र के अनुसार व्यवहार के कितने पाद यानी कि कितने चरण बताए गए हैं? तो 4 चरण बताए गए हैं। पहला है पूर्व पक्ष, दूसरा है प्रतिपक्ष, तीसरा है क्रिया और चौथा है निर्णय। यह है व्यवहार यानी कि न्यायिक प्रक्रिया के 4 चरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र के अनुसार राजा के कौन से प्रकार बताए गए हैं? तपस्या के आधार पे या गुण कर्म के आधार पर राजा के 3 प्रकार बताए गए हैं। तप अथवा गुण कर्म के आधार पर राजा के 3 प्रकार बताए गए। एक है सात्विक राजा, दूसरा है राजस राजा और तीसरा है तामस राजा। और इसमें सर्वश्रेष्ठ राजा जो है वो सात्विक राजा होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र के अनुसार युद्ध के प्रकार बताइए। शुक्र के अनुसार युद्ध है धर्म युद्ध और कूट युद्ध है। धर्म युद्ध और कूट युद्ध बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र के अनुसार राष्ट्र व राज्य में अंतर बताइए। दोस्तों, शुक्र ने संप्रभु के आधार पर राष्ट्र व राज्य में अंतर किया है। राष्ट्र में संप्रभु शक्ति नहीं होती है जबकि राज्य में संप्रभु शक्ति होती है। तो ये थे आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न और मिलते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में। तब तक आप जो पहले वाले जो वीडियो हैं उनको आप देखते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। धन्यवाद।